अब गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 की मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। देखो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें जो एक्सपेंशन दी हुई है ए प्लस बी की पावर एन, कह रहा है जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी। तो कह रहा है जो फर्स्ट थ्री टर्म्स होगी ना वो हमने आपको दी हुई है 729, 7290 एंड 30375। कह रहा अब आप हमें ए कॉमा बी एंड एन की तीनों की वैल्यूज निकाल के दिखा दो। अब देखो अब हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता था उसी से एक्सपेंड करेंगे ना। हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स प्लस वाई की पावर एन इज इक्वल टू सबमिशन 0 से लेके एन तक एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता था ना। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, इधर बोला हुआ है एक्स प्लस वाई, पर हमें दिया क्या हुआ है ए प्लस बी। एक्स की जगह ए दिया हुआ है और y की जगह b दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम x की जगह a लिख देंगे और y की जगह b लिख देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो मैंने यही किया, देखो x की जगह a और y की जगह b। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ जाएगी ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, r की वैल्यू 0 डाली तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी एन सी 0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0, ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। देन प्लस अब सेकंड टर्म आ जाएगी, जब r की वैल्यू 1 डालूंगा एन सी 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। देन अब आर की वैल्यू को 2 डाल दो, थर्ड टर्म आ जाएगी हमारी एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2। ये हमारी आ गई फर्स्ट टर्म। सबको पता लग रहा है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म। ये हमारी आ गई सेकंड टर्म और ये हमारी आ गई थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। अब देखो इसको आगे 3 बार डॉट भी लिख देना क्योंकि एक्सपेंशन और भी होती है। हमें सिर्फ 3 टर्म्स तक ही चाहिए, तो हमने 3 टर्म्स तक ही लिखी। इसके बाद आप 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, बड़ी सारी टर्म्स लिख तो सकते हो, पर हमें क्वेश्चन में 3 टर्म्स के बारे में ही बोल रहा, तो हमने 3 टर्म्स के बारे में बताया इनको। हम फालतू क्यों बताएं, सही है ना। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारी ये आ गई, तो हम इस चीज को 729 के इक्वल लिख देंगे। एन सी 0 ए की पावर n माइनस 0, तो ए की पावर n ही हो जाएगा, और बी की पावर 0 तो बी की पावर 0 तो 1 ही रहेगा। तो इसको मैं अभी 729 के इक्वल लिख देता हूँ बी के लिए। देन सेकंड वाली टर्म जो है मेरी एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 और b इज इक्वल्स टू 7290 आ जाएगा ना, 7290। देन थर्ड टर्म हमारी ये है एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी का स्क्वायर, ये इज इक्वल टू कितना है 30375 के इक्वल लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी जैसे जैसे मुझे दिखा बस मैंने वो लिख दिया। अब मैंने देखा एन सी 0 क्या होता है, हमारा 1 होता है ना, एन सी 0 1 होता है, तो मैंने लिख दिया ए की पावर n इज इक्वल टू 729। ठीक है, एन सी 0 1 होता है तो इसको लिखना ही क्या। अब एन सी 1 हमारा क्या होता है, n होता है, तो मैंने n लिख दिया, n इंटू में ए की पावर n माइनस 1 इंटू में b इज इक्वल टू 7290 आ गया हमारा ये। देन थर्ड वाला ऐसे कैसी, एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30375, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसी। इसको तो हम और कुछ सॉल्व कर नहीं सकते ना अभी। देन अब देखो हमारा ए की पावर n इज इक्वल टू 729 आ रहा है और ये हमारा 7290 है, ठीक है ना, और ये 30375 है। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए बी और एन की वैल्यू निकाल दो। अब आप खुद सोचो, ए की पावर एन हमारा 729 है, अब इससे आप ए और एन की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे। ये हमारा आगे कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता। ए की पावर एन को कुछ आगे सॉल्व करोगे तो ए की पावर एन ही रहेगा, वो कुछ आगे सॉल्व ही नहीं होगा। ऐसे अब एन इंटू में ए की पावर एन माइनस 1 इंटू में बी है ना, इसको कुछ आगे सॉल्व करके देखो, कुछ आगे सॉल्व होएगा नहीं है, मतलब आगे सॉल्व नहीं होगा तो हमारी कुछ आगे वैल्यू आएगी नहीं। ऐसे ये है, इसकी भी वैल्यू कुछ नहीं आ पाएगी। तो जब भी हमारा ऐसा कुछ क्वेश्चन फंस जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक को दूसरे के डिवाइड में, दूसरे को तीसरे के डिवाइड में, या तीसरे को पहले के डिवाइड में, ऐसे कुछ करके देख लेते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ आंसर निकला है यार, वरना यहाँ तक तो हमारा आंसर फंस ही गया। मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन को सोचते कैसे, इसके आगे कैसे करें। नहीं तो कई बच्चे क्या करेंगे, अब इसके आगे तो सॉल्व हो ही नहीं रहा, यहीं पे छोड़ देंगे। छोड़ा मत करो, उसके आगे करने की कोशिश जरूर किया करो। मैंने देखा यहाँ पे ए की पावर n इज इक्वल टू 729 है और यहाँ पे ये इज इक्वल टू 7290 है। मैंने देखा कि इसको इसके अपॉन में या इसको इसके अपॉन में रख के कुछ ना कुछ आंसर निकाल के देखता हूँ। ऐसे ही फिर इसको इसके अपॉन में रख दूंगा या फिर इसको इसके अपॉन में रख दूंगा, किसी को भी जैसे भी मर्जी कर लो, आप जो मर्जी कर लो, बस उससे कुछ ना कुछ आंसर निकालो, कुछ तो निकालो, हो सकता है हमारा आंसर सॉल्व भी हो जाए। तो मैंने देखा, मेरी क्या प्रैक्टिस रहती है, मैं हमेशा बड़े वाले को ऊपर रखता हूँ और छोटे वाले को नीचे रखता हूँ। मतलब मैं ऐसे रखता हूँ, देखो एन ए की पावर n माइनस 1 इंटू में बी अपॉन में ए की पावर n, ऐसे रखता हूँ। बड़े वाले को ऊपर, बड़ा वाला है ना ये, और छोटे वाले को नीचे। ये 7290 है, ये 729 है। आप ऊपर, आप 729 को वाले को भी ऊपर रख सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। बस मेरी प्रैक्टिस ये रहती है कि मैं बड़े वाले को ऊपर रखता हूँ हमेशा, उससे इजीली आंसर आ जाता है और ज्यादा कोई बात नहीं है। देन ये यहाँ पे आ जाएगा 7290 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 729। देन अब इसको सॉल्व कर दो, देखो ये 729 ये 10 पे कट जाएगा, सही है। अब देखो ये मेरा ए की पावर n माइनस 1 है
और यहाँ पे ए की पावर एन है। मैंने देखा ए की पावर एन माइनस वन को मैं ए की पावर एन के अगर फॉर्म में लिख दूं तो मेरा ए की पावर एन से ए की पावर एन कट जाएगा ना। मैंने ऐसे सोचा, देखो ए की पावर एन माइनस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर एन माइनस वन को ए की पावर एन इंटू में ए की पावर माइनस वन ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बेस हमारे सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, बेस सेम है ना, तो बेस सेम का सेम ही रह जाएगा। पावर जेड हो जाती है तो क्या होता है एन प्लस माइनस वन, पावर जेड होगी तो क्या आएगा हमारा ए की पावर एन माइनस वन ही तो आ गया। ए की पावर एन माइनस वन यही चीज यही है, तो हम इसको ऐसे खोल के लिख सकते हैं ए की पावर एन इंटू में ए की पावर माइनस वन। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में एन इंटू में ए की पावर एन इंटू में ए की पावर माइनस वन इंटू में बी अपॉन में ए की पावर एन। मैंने ये इसलिए ऐसे किया क्योंकि मुझे मेरा ये इससे ये कट जाएगा ना, इसलिए, और कोई बात नहीं है। इज इक्वल टू 10 बचा, सही है। अब देखो ये मेरा आ गया एन बी अपॉन में ए, इसको मैं ए इनवर्स को ए लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 10। मैंने बताया, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखा मैंने। देखो जब भी कोई चीज किसी की भी पावर नेगेटिव में होती है ना, जैसे ए की पावर माइनस टू है यहाँ पे अपॉन में एक्स है, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब मुझे इसको मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरे को अच्छा नहीं लगता कभी भी नेगेटिव पावर में, इसको हमेशा हम पॉजिटिव पावर में बना लेते हैं। तो पॉजिटिव पावर में कैसे बनती है हमारी, देखो इस चीज को मैं नीचे ले जाऊंगा ना तो ये पॉजिटिव पावर में बन जाती है। जैसे इस चीज को मैं पूरी की पूरी नीचे लेके जाऊंगा तो ऊपर 1 बचेगा ना, और यहाँ पे एक्स बचा। इस पूरी की पूरी चीज को नीचे ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये, समझे। अगर जैसे यहाँ पे ए की पावर माइनस थ्री होता अपॉन में एक्स होता, तो इस पूरी की पूरी चीज को मैं नीचे ले जाता, ए की पावर थ्री बन जाता है ये, और एक्स बन जाए, एक्स ऐसे कैसे रह जाएगा, बस ये माइनस का प्लस हो जाता है, नीचे ले गया ना मैं इसको, ऊपर 1 बचेगा। अब ऐसे ही अगर मेरा ऐसे होता, मान लो एक्स अपॉन में ए की पावर माइनस थ्री, अब माइनस ए की पावर माइनस थ्री नीचे है डिनोमिनेटर में, अब इसको क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, ए की पावर थ्री बन जाएगा ये। अब और ये एक्स यहाँ पे ऐसे का ऐसे कैसी, और नीचे 1, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, ये चीज मेरे आंसर आ जाती है। तो ऐसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला कह लो या कंसेप्ट कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे ए इनवर्स था, इसको मैं नीचे ले गया, ए की पावर 1 बन गया है, ठीक है ना। ए है ये, कोई बच्चे 9 समझेंगे इसको। देन ये एक मेरी एक इक्वेशन आ गई, मैंने कहा चलो इतने आ गई, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ऐसी इसके साथ, इन दोनों के साथ करके देखता हूँ, इस वाली चीज के साथ और इस वाली चीज के साथ। 30375 वाले को ऊपर रख दूंगा, 7290 वाले को नीचे रख दूंगा क्योंकि 30375 मेरा बड़ा इसलिए मैं कर रहा हूँ, और कोई मतलब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। बड़े वाले को मैं ऊपर रख रहा हूँ, छोटे वाले को नीचे रख रहा हूँ। NC2 ए की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर, ये हमारा 30375 है ना, तो इसको मैंने ऊपर रख दिया। और ये n ए की पावर n माइनस वन इंटू में बी, इसको मैंने ऊपर रख दिया। अभी मैं बताता हूँ मैंने n क्यों नहीं लिखा, अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। 30375 अपॉन में 7290। अब देखो मैंने यहाँ पे एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे मेरा NC2 है, ठीक है। कई ना क्वेश्चन ना दिमाग से करने होते हैं, सीधा ऐसे लिखने नहीं होते कि उतार दो, ये उतार दिया। मैंने देखा यहाँ पे NC2 है, NC2 को जब मैं खोलूंगा तो मेरा ये बनेगा ना, NC2 को जब मैं खोलूंगा, आप खुद सोचो, NC2 मेरा बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, मेरा ऐसा कुछ बनेगा ना, आपको भी पता है। अब मैंने सोचा मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा ऊपर, तो ये तो कुछ कटेगा नहीं, ये तो इतना गंदी सी चीज ऊपर ही ऊपर रह जाएगी, तो मेरा कुछ सॉल्व ही नहीं होएगा। फिर मैंने सोचा मेरा जो ये n आया था कहाँ से आया था, NC1 से आया था ना, NC1 की वैल्यू n होती है। NC1 असली में होता क्या है, NC1 असली में ये होता है ना n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू में 1 का फैक्टोरियल, ये होता है। तो फिर मैंने सोचा जब NC2 को मैं NC1 के अपॉन में लिखूंगा तो n फैक्टोरियल से मेरा n फैक्टोरियल कट जाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ कटेगा तो फिर सही हो जाएगा यार। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n नहीं लिखा, समझो, कई क्वेश्चन ना दिमाग से करने होते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसलिए NC1 लिख दिया अभी के लिए, सही है। तो मैं क्या करूंगा, देखो NC2 की जगह लिख दूंगा n फैक्टोरियल। अभी आपको समझ नहीं आया, टेंशन मतलब रुक जाओ, समझाऊंगा पूरे अच्छे से। NC2 क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, ये हुआ। देन इंटू में ए की पावर n माइनस टू, ऐसे कैसी, अभी के लिए ऐसे कैसे लिख देते हैं वरना इसको भी खोलूंगा मैं, b का स्क्वायर अपॉन में NC1 क्या होता है हमारा, NC1 देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू में 1 का फैक्टोरियल, यही होता है ना। अब मैंने देखा इंटू में ये भी लिख दो यहाँ पे, ए की पावर n माइनस वन इंटू में b। अब ये इस b से तो ये b कट जाएगा, सही है। और क्या, देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल मेरा कट गया। और मैंने सोचा देखो n माइनस टू और n माइनस वन में से बड़ा कौन सा है, n में से यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे n में से 1 माइनस हो रहा है। अगर मेरा n में से कम वाला माइनस हो रहा हो, जैसे देखो मेरा यहाँ पे 10 है, 10 में से मेरा 1 माइनस हो रहा है और 10 में से मेरा 2 माइनस हो रहा है, तो बड़ा कौन सा हुआ, जिसमें से कम माइनस हुआ वही बड़ा हुआ ना, क्योंकि इसमें आंसर 9 आ रहा है, इस पे 8 आ रहा है। तो r माइनस n माइनस वन मेरा बड़ा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि n में से कम माइनस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ n में से ज्यादा माइनस हो रहा है थोड़ा। तो ये मेरा बड़ा है, तो हमेशा मैं बड़े वाले को छोटे जैसा बनाता हूँ, आपको पता है। तो इस बड़े वाले को छोटे जैसा मैं कैसे बना दूंगा, देखो इज इक्वल टू लिखूंगा यहाँ पे ऐसे रखूंगा, ये 1 अपॉन में n माइनस टू का फैक्टोरियल है
इंटू में 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल को 2 ही लिख दिया मैंने, खोल दिया ना इसको। देन इंटू में ए की पावर n माइनस 2, ए की पावर n माइनस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ए की पावर n माइनस 1 इंटू में ए की पावर माइनस 1 इंटू में बी, ऐसे कैसे ए की पावर n माइनस 1 को ऐसे नहीं लिख सकता, देखो ए की पावर n माइनस 2 को, ए की पावर n माइनस 2 को मैंने खोल दिया, ए की पावर n माइनस 1 इंटू में ए की पावर माइनस 1, ए की पावर n माइनस 1 में मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि मेरे ए की पावर n माइनस 1 से ए की पावर n माइनस 1 नीचे है ना, तो एक मेरा कट जाएगा, ए की पावर n माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो ये मेरी ये चीज कट जाएगी ऐसे करके, इसलिए मैंने लिखा। देन अब देखो, अब मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा था, यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 अपॉन में, अब देखो यहाँ पे n माइनस 1 है, इसमें इसको मैं n माइनस 2 तक ले जाऊंगा, n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ तक मैं इसको ले गया, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब इसको मैं इसलिए यहाँ तक ले गया क्योंकि फिर मैं इससे इसको काट दूंगा, n माइनस 2 से n माइनस 2 फैक्टोरियल को काट दूंगा दोनों को, इसलिए ले गया। देखो इसलिए इसीलिए मैंने यहाँ पे nc1 की वैल्यू n नहीं रखी थी, अगर यहाँ पे मैं nc1 की वैल्यू n रखता तो कुछ भी नहीं करता, करके देख लो चाहे, कुछ कटेगा नहीं, कई चीजें ना दिमाग से करनी होती है, सोच के, बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैंने nc1 की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल रखी, क्योंकि मुझे ऊपर से नीचे कुछ काटना था। मैंने कहा अगर n रख दूंगा यहाँ पे, अगर इस सारे की जगह n रखा होता मैंने, तो कुछ करता ही नहीं ना, समझे हो। तो अब जो जो बचा मेरा लिख दो, क्या क्या बचेगा मेरा उसको लिख दो, देखो यहाँ पे अब बच जाएगा मेरा, यहाँ पे 1/2 बचा, 1/2 लिख दिया मैंने, सही है, 1/2, और इंटू में यहाँ पे बचा ए इनवर्स इंटू में बी बचा, और अपॉन में क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन में n माइनस 1 बचा, और कुछ तो नहीं बचा ना, और कुछ नहीं बचा, मैं यहाँ पे बाकी सब कट चुका। इज इक्वल टू में यहाँ पे 30375 भी चल रहा है, सब लिख देना। देन इज इक्वल टू यहाँ पे 30375 अपॉन में 7290। अब देखो जो ये मेरा 30375 है और ये 7290 है, इसको मैं थोड़ा कट भी तो करता हूँ ना, कट करूंगा इसको ताकि जितना कम से कम आंसर आ जाए वो आ जाए। तो ये 30375 7290 को मैं थोड़ा रफ वक्त में आपको काट के दिखाता हूँ, देखो क्या आएगा, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं कैसे काटता हूँ। अपॉन में 7290 है ना, अब मैंने देखा ये भी 5 के टेबल से जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है, तो काट दो इसको, 5 1 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 8 जा 40, देन ये कर देगा 5 6 जा, देन कुछ नहीं 0 जा, 5 7 जा 35, देन 5 5 जा 25। अब देखो मैं कैसे काटता हूँ, जब मैं 3 के टेबल से या 2 के टेबल से काटता हूँ ना, तो मैं देखो 2 के टेबल से तो साफ पता लग जाता है कि लास्ट में अगर इवन नंबर है तो वो 2 के टेबल से कट जाएगा, जैसे 22 है, 48 है, लास्ट में अगर इवन नंबर है तो मेरा 2 के टेबल से कट जाता है, वो तो मैं ऐसे काटता हूँ। मैं 3 के टेबल से कैसे काटता हूँ, मैं ना सारे डिजिट्स को प्लस कर लेता हूँ। जैसे देखो इसमें सारे डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18 ना, जो 18 होता है, जो मेरा 18 होता है वो हमेशा 3 के टेबल से जाता है ना, तो ये मेरा, इसका मतलब ये मेरा 3 के टेबल से जाएगा, समझे हो। अब ऐसे ही देखो मैं इसकी डिजिट्स का प्लस कर लूंगा, मैंने देखा 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, इसका भी सम 18 आ रहा, तो 18 जो है वो 3 के टेबल से कट हो जाता है, तो ये दोनों मतलब 3 के टेबल से कट हो जाएंगे, तो मैं इसको काट दूंगा। 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 आ गया, इसको भी 3 से काट दो, 3 2 जा 0 जा, 3 2 जा 3 5 जा। अब फिर मैं देखूंगा कि किस टेबल से जा रहे हैं दोनों, मैंने इनका फिर सम किया, 5 और 2 7 और 7 और 2 9, इसका सम 9 बनाना, तो 9 जो है वो 3 के टेबल से कट हो जाता है, 3 से होता है। अब ऐसे ही मैं इसका सम करके देखता हूँ, 8 और 6 14, 14 और 4 18, ये 18 हुआ, तो 18 भी जो है 3 के टेबल से कट हो जाता है, तो ये दोनों फिर 3 के टेबल से कट हो जाएंगे, तो काट दो, कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, और फिर 3 6 जा 18 22, 3 7 जा 21, देन 3 5 जा 15 आ गया, ये भी 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 18 बचा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 162 आ गया मेरा। अब मैंने देखा ये भी देखो 3 के टेबल से अभी भी जा रहा है, 7 5 12, 12 और 6 18, इसको फिर काट दो, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये भी कट जाएगा 3 के टेबल से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, देन फिर 3 के टेबल से काट के देखता हूँ, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर इसको काट दो, 3 1 जा 3 24 है, 3 8 जा 24, देन ये कट जाएगा 3 के टेबल से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये 3 6 जा 18, तो 25/6 आ गया मेरा आंसर। इसको जब मैं काटूंगा तो मेरा आंसर 25/6 आ गया, ये मैंने आपको रफ में काट के दिखा दिया। तो अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे, मैंने देखा और क्या कर सकते हैं हम, n-1 को ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि देखो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होती है और ये चीज इससे मल्टीप्लाई होती है, मैंने आपको बताया था। सबसे नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से सबसे, और नीचे वाले का जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। मतलब इस एरोस को याद रखा करो और कुछ भूल जाओ, नीचे वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई और दोनों बीच वाले मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे। तो क्या आ जाएगा n-1 अपॉन में 2 इंटू में जो बचा है वो ऐसे कैसे ए इनवर्स इंटू में बी। अब ए इनवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अपॉन में ए नहीं लिख सकता, तो ऐसे लिख दिया मैंने बी बाय। तो अब मैंने देखा यहाँ पे मेरा आया था एन बी बाय ए इज इक्वल टू 10, और मेरा यहाँ पे आया है n-1 अपॉन में 2 इंटू में बी बाय। मैंने देखा अगर मैं यहाँ से बी बाय ए की वैल्यू निकाल दूं,
बी बाई ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो तो मेरा आंसर कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा यार। तो मैंने यहाँ से बी बाई ए की वैल्यू निकाली, बी बाई ए इज क्या आ जाएगा 10/n, सही है ना, 10/n आ गया। तो इस बी बाई ए की जगह मैं 10/n डाल दूंगा। 10/n मैंने डाला इनटू में n-1/2 इज इक्वल टू जो चल रहा है वो ऐसे वैसे 25/6 चल रहा है ना। तो देखो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, करके देख लो, ये आंसर आ जाएगा 2 3 जा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और देखो कुछ कट तो नहीं रहा, और नहीं कट रहा तो फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर चला जाएगा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, 6 n-1 इंटू में 6 इज इक्वल टू n इंटू में 5। अब इसको बस सॉल्व कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। अब 6n हो जाएगा, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 5n, तो 6n और ये 5n है, 5n इधर आएगा तो n बच जाएगा, n इज इक्वल टू 6 मेरा आंसर आ गया। अब n इज इक्वल टू 6 आ गया। अब n इज इक्वल टू 6 को मैं किस में डालूं कि मेरा और कोई वैल्यूज आ जाए, आप खुद सोचो। n इज इक्वल टू 6 तो मेरा आ गया। अब मैंने अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 डाल दिया इस वाली वैल्यू में, यहाँ पे ये n है, तो मेरा b बाई ए आ जाएगा। देखो ना, यहाँ पे मैं b बाई ए इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 10/6 लिख दूंगा, पर मेरा यहाँ से अभी आंसर तो कुछ आया नहीं। फिर मैंने सोचा और कहाँ डाल सकता हूँ मैं n इज इक्वल टू 6 को। मैंने सोचा n इज इक्वल टू 6 को अगर मैं यहाँ डालता हूँ, a की पावर n इज इक्वल टू 729 है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ a की पावर n इज इक्वल टू 729 है, इसकी जगह मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a की n की वैल्यू मेरी 6 आई है तो a की पावर 6 हो गया इज इक्वल टू 729, ऐसे लिख दूंगा। अब मैंने देखा इसको कुछ सॉल्व करता हूँ, 729 को सॉल्व करता हूँ तो मेरा देखो मैं क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, देन 3 8 जा 24 81, देन 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। मैंने देखा कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 नहीं हो गया, और ये a की पावर 6 हो गया। अब देखो जब पावर सेम होते हैं ना तो हमेशा बेस हमारे सेम आते हैं। ये जब देखो a की पावर 6 है और ये 3 की पावर 6 है, ये चीज सेम है तो ये चीज भी सेम ही तो होगी, तो a की वैल्यू 3 आ गई हमारी, सही है। अब a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू को 3 को यहाँ पे पुट कर दो, हमारा जो आया था a की वैल्यू को 3 को यहाँ पे पुट करोगे, b बाय 3 इज इक्वल टू 10/6 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू 10/6 इंटू में 3 3 2 जा 2 5 जा, तो b की वैल्यू हमारी 5 आ गई। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बस इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ना हमारी टाइमिंग ज्यादा लग रही है, क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लग रहा है। देखो हमारे को पहले इतना सारा ये डिवाइड नहीं करना पड़ा, देखो 30375 अपॉन में 7290, 1 मिनट तो हमारा इसी में लग गया डिवाइड करते हुए, सारा कितना कितना कटेगा कैसे कटेगा। और बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि NC1 है ना, NC1 की वैल्यू को अगर आपने यहाँ पे n लिख दिया तो आपका हो गया बेड़ा गर्क क्वेश्चन का, बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व होएगा नहीं। इस क्वेश्चन को जितनी प्रैक्टिस करोगे उसी से ही आएगा। मेरे को भी कैसे पता लगा, मैंने ध्यान रखा कि मैंने देखा यहाँ पे n फैक्टोरियल है, मैंने देखा अगर मैंने NC1 की जगह यहाँ पे n रख देता, अगर NC1 की जगह अगर मैं यहाँ पे n रख देता, नीचे यहाँ पे NC1 की जगह अगर n रख देता तो ये मेरा कुछ कटेगा ही नहीं यार। यही मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार मुझे तो काटना है ये, तो फिर मैंने NC1 का फॉर्मूला से सॉल्व किया इसको। बस यही चीज याद रखने वाली है, क्वेश्चन में याद रख लो, चाहे मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आ जाएगा आपको खुद ही, याद रखने की इसमें कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको हर हालत में। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल। बेसिकली हमें क्या कह रहा है जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना 3 + ax की पावर 9 को, जो हमारा x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा और जो x क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा, कह रहा है वो दोनों इक्वल हैं। कह रहा है फिर हमें a की वैल्यू निकाल के दिखा दो भाई क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं और x क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा, जनरल टर्म फॉर्मूला से निकाल देंगे हम, जैसे पहले निकालते थे। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होती है हमारी, TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, ये मेरा जनरल टर्म फॉर्मूला होता है। अब x की जगह इधर क्या लिखा हुआ है, x की जगह 3 है ना, तो इधर x की जगह 3 लिख दूंगा, n की जगह 9 है तो n की जगह 9 लिख दूंगा। ओके, 9CR, x की जगह 3 है तो x की जगह मैंने 3 लिख दिया, 3 की पावर 9 माइनस r हो गया, n की जगह 9 लिख दिया। देन y की जगह क्या है, ax है ना, y की जगह यहाँ पे ax लगा दूंगा, ax की पावर r। ओके, ये हमारा TR+1 आ गया, मतलब हमारी जनरल टर्म आ गई। तो अब देखते हैं, अब हमें कह रहा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। मैंने सोचा कि मैं इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकाल सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे जब r की वैल्यू में 2 डालूंगा तभी तो x स्क्वायर आएगा, वरना तो x स्क्वायर आ ही नहीं सकता। जब मैं यहाँ पे r की वैल्यू 2 डालूंगा ना तभी मेरा x स्क्वायर बनेगा। तो मैंने कहा चलो मुझे r की वैल्यू फिर 2 डालनी पड़ेगी, पुट r इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो T2+1 इज इक्वल टू
9c2 सारी की सारी इक्वेशन में 2 डालेंगे, सिर्फ यहाँ पे नहीं डालेंगे, डालेंगे तो हम सारी इक्वेशन में डालेंगे ना फिर। nc2 3 की पावर 9 माइनस 2 एक x का स्क्वायर ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको खोल देंगे थोड़ा, 9c2 3 की पावर 7 a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का जो भी सारा बचा है मेरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। x स्क्वायर को छोड़ के जो भी सारा बचता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा ये आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा 9c2 3 की पावर 7 a स्क्वायर। अभी के लिए बस मेरा इतना है। फिर अब कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मूला निकलेगा इसका भी, बस 3 की जगह ax नहीं सॉरी सही है, बिल्कुल ये निकलेगा, सही है। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9c r 3 की पावर 9 माइनस r ए एक्स की पावर r, ये निकला। अब मैं क्या करूँगा, r की बस सब कुछ सेम होएगा, बस r की वैल्यू मैं क्या डाल दूंगा, मेरे को 3x क्यूब निकालना है। देखो x क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, तो r की वैल्यू मुझे 3 डालनी पड़ेगी ना, तभी तो मेरा x क्यूब आएगा। सब कुछ सेम होगा, बस x का क्यूब लग जाएगा, मतलब r की वैल्यू 3 लग जाएगी यहाँ पे, तो r की वैल्यू 3 डाल देते हैं। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9c3 3 की पावर 9 माइनस 3 ए एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे मेरा x क्यूब बन जाएगा, तो x क्यूब का मैं कोफिशिएंट निकाल लूंगा। दिक्कत है कोई, बताओ। 9c3 3 की पावर 9 माइनस 3 क्या होता है 6, a का क्यूब और x का क्यूब अलग अलग लिख दिया मैंने इसको। अब जितना x क्यूब को छोड़ के जितना बचा वो कोफिशिएंट हो गया x क्यूब का, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू आया 9c3 3 की पावर 6 a का क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है ना, ये दोनों इक्वल है, तो इनको इक्वल करके लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल है, तो इनको यहाँ पे लिख देते हैं ना। 9c2 इंटू में 3 की पावर 7 इंटू में a का स्क्वायर इज इक्वल टू है 9c3 3 की पावर 6 इंटू में a का क्यूब। ओके, अब इसको 9c2 और 9c3 को ना खोल लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा इजी हो जाए काटना, काट देंगे ना फिर हम। 9c2 की वैल्यू क्या होती है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 3 की पावर 7 ऐसे कैसी, और इंटू में a स्क्वायर ऐसे कैसी, बाद में काटूंगा अभी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अभी पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू में क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। अब इसको जो जो कट रहा है वो काट दो। देखो मैंने देखा यहाँ पे 3 की पावर 6 है, यहाँ पे 3 की पावर 7 है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बस यहाँ पे 3 रह जाएगा, मतलब 3 की पावर 1 रह जाएगा, तो 3 यहाँ पे रह गया, ठीक है। देन ए क्यूब है, और यार इस स्टेप में काटता ना मैं, चलो इसी स्टेप में काट दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ए क्यूब है और ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बच जाएगा, सही है। इस चीज को लिखो ही मत यहाँ पे सिर्फ 3 लिखो, बाकी सब तो मैंने काट दिया ना। इस स्टेप में काटना था, कार्ड मैंने ऊपर दिया गलती से, कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ ए ही बचा, सही है ना। अब देखो, अब यहाँ से हमारी असली काटापीटी शुरू होगी। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, ओके। अब यहाँ पे 9 माइनस 2 है, यहाँ पे 9 माइनस 3 है, तो इसको भी थोड़ा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या बचा 3 अपॉन में 9 माइनस 2 क्या आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में 2 फैक्टोरियल को 2 को खोल देता हूँ, 2 इंटू 1 कर देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की जगह ए डाल देता हूँ, यहाँ पे ए है ना, ए अपॉन में 9 माइनस 3 क्या होता है 6 का फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल को भी खोल देता हूँ, 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अब मैंने 7 और 6 को इसलिए नहीं खोला क्योंकि मुझे पता है 7 और 6 से कट जाएगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को मैं खोल दूंगा। इसको खोल देते हैं थोड़ा सा, 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू में 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे ए अपॉन में 6 का फैक्टोरियल 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, ये बचा क्या 2 से 2 भी कट हो जाएगा, और क्या बचा, जो होशियार थे मतलब जो तगड़े बंदे थे वो बच गए, बाकी सारे डेड हो गए। तो a/3 अपॉन में 3/7 कितना आ जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 9/7 हमारा आंसर। क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस 2x की पावर 6 इंटू 1 माइनस x की पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना, जब आप 1 प्लस 2x की पावर 6 को एक्सपेंड करोगे, 1 माइनस x की पावर 7 को एक्सपेंड करोगे, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कह रहा है हमें जो भी x की पावर 5 आएगा ना उसके कोफिशिएंट्स बता दो, बस हमें क्या क्या आएंगे, ठीक है। x की पावर 5 के कोफिशिएंट्स बताने हैं बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस 2x की पावर 6 को,
1 प्लस 2x की पावर 6 को एक्सपेंड करेंगे। जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है वही यूज करेंगे। हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक n c r x की पावर n माइनस r y की पावर r। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है। अब x की जगह क्या डाल देंगे, जो प्लस साइन के इधर है वो x होता है हमारा, प्लस साइन के इधर जो होता है हमारा y होता है। तो x की जगह 1 डाल दूंगा, y की जगह 2x डाल दूंगा, और n तो जो हमारी पावर चल रही होती है वो n होता है। तो डाल देंगे इसमें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x की पावर 6 इज इक्वल टू n की जगह क्या डालना है 6, r इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा गलत बन गया, सही कर लेना है। देन n क्या आ जाएगा हमारा, n क्या हमारा 6 c r, x की जगह क्या डालना है 1 की पावर 6 माइनस r, और y की जगह 2x डालना है 2x की पावर r। अभी तक बस हमारा इतना हो गया। अब मैंने देखा यहाँ पे 1 की पावर कुछ आ रहा है, इसको तो मैं इग्नोर ही कर दूंगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो तो वो तो आंसर 1 ही आता ना, तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। ओके, देन अब बाकी को सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस 2x की पावर 6, इसको ये जो आया हमारा इसको एक्सपेंड कर देंगे ना। सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 डालेंगे, फिर 1 2 3 ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। तो डालते हैं 6c 0 आ गया पहले, देन 2x की पावर 0, r की जगह सबसे पहले 0 डाल दिया ना मैंने, देन प्लस किया, r की जगह 1 डाल दो, 6c1 2x की पावर 1, देन r की जगह 2 डाल दो, 6c2 2x की पावर 2, देन प्लस 6c3 2x की पावर 3, देन प्लस 6c4 2x की पावर 4, प्लस 6c5 2x की पावर 5, देन प्लस 6c6 2x की पावर 6। इतना आ गया, ये तो अभी तक सबको पता होगा इतना। अब ऐसे ही इतना हमारा एक्सपेंड हो गया, ऐसे ही बिल्कुल 1 माइनस एक्स की पावर 7 को करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देना, उसके बाद 1 माइनस एक्स की पावर 7 को भी कर देंगे। 6c0 क्या होता है हमारा 1 होता है, 2x की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो ये तो हमारा 1 ही आ गया। देन प्लस 6c1 nc1 हमारा n होता है, तो यहाँ पे 6 आ गया। 2x की पावर 1 तो इंटू में यहाँ पे 2x लग जाएगा। देन प्लस 6c2 है, मैंने आपको सॉल्व भी कराया हुआ और कितनी बार बताया भी हुआ है। 6c2 की वैल्यू क्या होती है 15 होती है। आप चाहे निकाल के देख लो, निकाल के भी दिखाया तो मैं आपको। 6c2 इज इक्वल टू क्या होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को खोल दूंगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 से 4 गया, बचेगा यहाँ पे 2 को इससे कर दो, 2 3 3 5 से 15। सही है। ऐसी 6c3 क्या आता है 20 आएगा, निकाल के देख लेना। तो इसकी जगह 15 डाल देता हूँ। 15 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस 6c3 क्या हो जाएगा हमारा 6c3 20 आ जाएगा, मैंने आपको बताया। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा इंटू में 8, x का क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब। देन प्लस पे आ जाओ। अब 64 क्या होगा 64 हो जाएगा हमारा, जो 62 था वही 64 होगा, मैंने आपको बताया। ये आपको मैंने कंसेप्ट बताया हुआ, ठीक है, मैं बार बार दोबारा नहीं बताऊंगा। 64 वही होता है जो 62 होता है। 62 हमारा 15 था। 15 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 इंटू में 16 x की पावर 4। देन अगली लाइन में आ जाओ, प्लस 65 क्या हो जाएगा जो 61 था 6 ही हो जाएगा। ये 61 वही होता है जो 65 होता है, ठीक है, क्या ये कह लो 65 वही होता है जो 61 होता है। 61 की वैल्यू 6 थी ना, तो 65 की भी 6 होगी। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, x की पावर 5 ऐसे कैसी। देन प्लस 66 n तो हमारा 1 ही होता है, तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगी 64 x की पावर 6। इतना हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। उसको खोल के लिख दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा 12x, प्लस 15 4 60x स्क्वायर, प्लस 28 जा 160 x क्यूब, प्लस 15 इंटू में 16 कर दो, कितना आ जाएगा 15 जा 225 होता है, उसमें 225 में 15 मैंने ऐड कर दिया तो 240 हो जाएगा। 240 x की पावर 4। अब 32 इंटू में 6 क्या हो जाएगा हमारा 192 हो जाएगा, प्लस का 192 x की पावर 5। देन लास्ट में क्या बचा प्लस 64 x की पावर 6, 64 x की पावर 6। इतना आ गया। अब ये जो हमारा आया 1 प्लस 2x की पावर 6 को एक्सपेंड करके आया, 1 प्लस 2x की पावर 6 को एक्सपेंड करके आया। अब ऐसे ही हम 1 माइनस एक्स की पावर 7 को एक्सपेंड कर लेंगे। 1 माइनस एक्स की पावर 7 को भी ऐसे ही खोल देंगे, x की जगह यहाँ पे 1 लग जाएगा। और देखो ये चीज हमारी पहले वाली चीज x होती है और दूसरी वाली जो पूरी चीज होती है वो y होती है, तो y की जगह क्या लग जाएगा माइनस एक्स लग जाएगा, और n की जगह 7 पावर 7 चल रही है, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर 7 को मैंने ऐसे खोल दिया, n की जगह 7 डाल दिया, 0 से लेकर 7 तक 7cr 1 की पावर 7 माइनस r, और यहाँ पे माइनस एक्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो पूरी चीज होती है पूरी चीज y होती है, ठीक है ना। माइनस एक्स y की जगह यहाँ पे माइनस एक्स डाल दिया, ये वाला जो y था इसकी जगह मैंने यहाँ पे माइनस एक्स डाल दिया, और जो यहाँ पे x था x की जगह x जो था वो पहले वाला होता था, तो पहले वाला क्या है 1, तो x की जगह मैंने 1 डाल दिया यहाँ पे। सही है, तो इतना बन गया। तो इसको जब मैंने ओपन किया तो मेरा ये हो गया।
देख लो 7C0, 7C1, 7C2, ऐसे मैंने बार बार जो वैल्यू डाली, सही है। उसके बाद जब मैंने इन सबको ओपन किया, 7C0 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो मैंने इसको 1 लिख दिया। देन 7C1 हमारा 7 होता है। अब माइनस एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 तो एक्स की पावर 1 ही आ जाएगा, मतलब एक्स की पावर 1 मतलब एक्स ही हो जाएगा, सही है। अब माइनस 1 की पावर 1, मैंने आपको बताया माइनस की पावर ऑड हो तो आगे नेगेटिव आ जाता है, अगर माइनस की पावर इवन हो तो आगे पॉजिटिव आ जाता है। देखो माइनस की पावर ऑड थी, माइनस की पावर ऑड है तो आगे माइनस आ जाएगा। अगले में देखो माइनस की पावर इवन है तो यहाँ पे प्लस आ गया, फिर अगले में फिर माइनस की पावर ऑड है तो फिर आगे नेगेटिव आ गया, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 की पावर इवन अगले में, तो यहाँ पे देखो फिर प्लस आ गया, इवन पे प्लस आ जाएगा, ऑड पे नेगेटिव आ जाएगा। बाकी तो सारा वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये अब हमारी 1 माइनस एक्स की पावर 7 करके एक्सपेंड करके ये आ गया हमारा, ठीक है ना, एक्सपेंशन आ गई। 1 माइनस एक्स की पावर 7 की एक्सपेंशन ये आ गई, 1 प्लस 2 एक्स की पावर 6 की एक्सपेंशन ये आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये वाली जो आई है इसकी एक्सपेंशन का और इसकी एक्सपेंशन का ना मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है एक्स की पावर 5 का, एक्स की पावर 5 का, फिर हमें कोफिशिएंट बताना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आपको मैं बताता हूँ, मैंने इसका देखो 1 प्लस 2 एक्स की पावर 6 था, इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 7 था, इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया, अभी बस इसकी मैंने जो एक्सपेंशन आई थी वही लिखी, 1 प्लस 2 एक्स की पावर 6 की एक्सपेंशन ये थी, और 1 माइनस एक्स की पावर 7 की एक्सपेंशन ये थी, ठीक है, ग्रीन वाली। अब देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, आप खुद सोचो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू में ये सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 12x इंटू में ये सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 60x² इंटू में ये सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे तो यार मुझे आधा घंटा लग जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने में, तो मैं ऐसे कितना करूंगा। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। जैसे देखो कई बच्चों को ना समझ नहीं आएगी, मैं थोड़ा ढंग से बताता हूँ। देखो जब मेरा ऐसे होता है x प्लस 2x प्लस 3 ऐसे मान लो, इंटू में क्या होता है y प्लस 3 प्लस 5x ऐसे होता है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x का मल्टीप्लाई करता हूँ, x का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आ जाता है xy प्लस 3x प्लस 5x², ये एक आ जाएगा। देन फिर प्लस करूंगा, फिर इसका 2x का इसमें सब में मल्टीप्लाई करूंगा, 2x का 2x इंटू में y, देन 2x इंटू में 3 कितना हो जाएगा 6x, देन 2x इंटू में 5 10x² हो जाएगा, ऐसे फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे तो मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ फिर भी 3 है, यहाँ पे तो मैं फिर भी कर सकता हूँ, यहाँ पे तो कितने सारे हैं यार, यहाँ पे तो मेरा कम से कम भी 1.5-2 पेज, मतलब इतना तो एक पेज तो पक्का भरेगा ही भरेगा, इनको जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पेज तो भरेगा ही, ये तो बहुत देर लग जाएगी। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि मुझे क्वेश्चन में बोला है कि एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए मुझे, और कुछ फालतू की कोई चीज नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट आ कैसे सकता है, आप सोचो एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट ऐसे नहीं आ सकता। जैसे देखो मैं अगर एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे मान लो 1 और यहाँ पे 2 है, जैसे कुछ भी मान लो, मैं एक्स का बेसिकली बात यह है, एक्स का जब मैं एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब एक्स की पावर 5 आएगा, सही है ना, एक्स इंटू में एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 हो गया, और यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरा यहाँ पे होता एक्स का क्यूब इंटू में एक्स का स्क्वायर, तब मेरा एक्स की पावर 5 आता। मतलब मुझे बेसिकली एक्स की पावर 5 वाले आंसर ला देता हूँ मैं, तो मेरे कोफिशिएंट निकल जाएंगे, जिसकी भी पीछे एक्स की पावर 5 आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके, बस वो वाले आंसर मैं लिख देता हूँ। मैं इतने सारे नहीं लिखूंगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ जिसके पीछे एक्स की पावर 5 आएगा ना बस वही लिख दूंगा। अब जैसे देखो 1 इंटू में 2x की पावर 5 अगर मैं करूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2x की पावर 5 आ जाएगा ना, तो इधर मैं x की पावर 5 का कोफिशिएंट लिख दूंगा 2, ऐसे डायरेक्ट कर दूंगा। तो अब देखो इधर क्या आएगा, देखते हैं। मैंने देखा 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा x की पावर 5 आ जाए। 1 को मैंने सोचा -21 x की पावर 5 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, तो मेरा x की पावर 5 आ जाएगा। देखो 1 को मैंने -21 x 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -21 x की पावर 5 आ गया, सही है। अब ऐसे ही मैंने सोचा और किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा x की पावर 5 आ जाए। मैंने देखा 12x को x की पावर 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा x की पावर 5 आ जाएगा ना। अब मैंने देखा 12x इंटू में 35x की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 35 इंटू में 12 होता है, 35 इंटू में 10 350 हो गया, 350 और 70 420 हो जाएगा। देन प्लस का 420 x की पावर 5 हो गया। मतलब मुझे x इंटू में x की पावर 4 करना है, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। अब एक्स क्यूब वाले को एक्स स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरी 5 आएगी ना। एक्स स्क्वायर को देखो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरी एक्स की पावर 5 आ जाएगी। एक्स को एक्स की पावर 4 वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी एक्स की पावर 5 आ जाएगी। एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 1 वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगी। ऐसे मतलब मेरे को इन दोनों की पावर का सम प्लस हो जाए ना, 1 + 4 इनका सम प्लस हो जाए, प्लस होके 5 आ जाए तो उनको बस मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 2 इंटू में 2 + 3 कितना होता है 5, 1 + 4 कितना होता है 5, 4 + 1 कितना होता है 5। तो मैंने ऐसे कुछ ना पेयर्स बनाए,
2 का 3 से पेयर बना दिया, 3 का 2 से बना दिया, 4 का 1 से बना दूंगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएंगे। बस यही कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। तो देखते हैं और किससे मल्टीप्लाई करूँ। मैंने सोचा मेरा 60x² है, 60x² है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्यूब वाले से। तो क्यूब वाला मैंने देखा कहाँ है, 60x² और क्यूब वाला है मेरा ये। तो 60 इंटू में 35 करूंगा यहाँ पे, और माइनस का साइन है तो माइनस का भी आ जाएगा। 60 इंटू में 35 करो, देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2100, x⁵ हो गया। सही है। और मैंने देखा एक्स क्यूब को x² वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 160x³ इंटू में 21x²। 160 इंटू में 21 क्या हो जाएगा, 160 इंटू में 21, प्लस का साइन है ना तो दोनों प्लस का ही, 160 इंटू में 21 कर दो तो ये हमारा आ जाएगा 3360। ठीक है, मैं ना कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ ताकि आपका जल्दी हो जाए, आपको तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 3360 देन x⁵ आ गया। देन दोबारा और कर दो, x⁴ को x⁴ से कर देंगे, 240 इंटू में 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 इंटू में 7, ये आ जाएगा हमारा 1680। माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना, 240 x⁴ को -7x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा हमारा -1680 x⁵। और x⁵ मैंने देखा कैसे आ सकता है, 1680 है। फिर मैंने देखा 192 x⁵ है और यहाँ पे 1 है, तो 192 इंटू में 192 x⁵ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा आ जाएगा प्लस का 192 x⁵। और किसी तरह से तो नहीं आ रहा, बस इतना ही मेरा आंसर हो जाएगा। अब बेसिकली मुझे कोफिशिएंट ऑफ x⁵ निकालना है। यहाँ तक तो मेरा आंसर आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x⁵ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे ऐसा कुछ चाहिए। वो देखो x⁵ इंटू में यहाँ पे कुछ हो, जो भी x⁵ का कोफिशिएंट होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये तो बहुत सारे x⁵ आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x⁵ को कॉमन ले लेता हूँ। x⁵ को कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा लिख दो, -21 प्लस 420 -2100 प्लस 3360 -1680 प्लस 192। अब सब इन सबको प्लस माइनस करो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, 420 में मैंने 3360 ऐड किया, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो और नेगेटिव नेगेटिव वालों को ऐड कर लो। ठीक है ना, प्लस प्लस वालों को मैंने ऐड किया, पहले 420 में 3360 ऐड किया, प्लस फिर 192 किया, ये मेरा आ जाएगा 420 प्लस 3360 प्लस 192, ये मेरा आ जाएगा 3972। ठीक है, और अब नेगेटिव नेगेटिव वालों को ऐड कर लो, -21, अब खाली 21 लिखोगे, 21 और 2100 और 1680, इन सबको ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा 3801। सबके आगे नेगेटिव था तो इसके आगे भी नेगेटिव आ जाएगा। अब 3972 में से माइनस कर दो 3801, इसके साथ में यहाँ पे x⁵ भी चल रहा है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 171 x⁵, हमारा आंसर। अब x⁵ का जो कोफिशिएंट है वो हमारा आंसर, क्या कोफिशिएंट है, 171 कोफिशिएंट है ना, तो हेंस कोफिशिएंट ऑफ x⁵ इज इक्वल टू कितना है, 171, हमारा आंसर। दैट्स इट, क्वेश्चन 3 भी हो गया कंप्लीट।